हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई और अजय पंडित सर, मैं वापस फिर ऑनलाइन क्लासेज में हाजिर हूँ। तो हम बात कर चुके थे टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ लिया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो देखो मैं बता चुका था ऑलरेडी कि ये मान लो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। मैंने बताया था ये एक ट्यूब होती है, इसको हम यहाँ से काटेंगे और काट कर, भाई ऊपर से तो अपन देख नहीं सकते, काट के हम क्या है इधर से जब देखेंगे तो इसके अंदर की स्ट्रक्चर हमें क्या होगी, इस तरह से दिखाई देगी, दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। ओके, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, इस डायग्राम से ही तुम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी समझ सकते हो। जैसे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं, ठीक है ना, इनमें विभाजन होते हैं कौन से, माइटोसिस, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में आगे क्या होगा, माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आगे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस सेकेंड द्वारा स्पर्मेटिड बनते हैं, यानी एक अगुणित सेल बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं, गोल होती है। तो देखो हम बताते हैं, इसमें डायग्राम में देखोगे स्पर्मेटोगोनिया, अंदर की साइड चले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और अंदर चले तो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और अंदर चले तो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड है, इसमें शुक्र कायांतरण होता है, और शुक्र कायांतरण द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, स्पर्मेटोजोरा। ब्लू कलर के पूंछ युक्त ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना, स्पर्म बोलते हैं आगे। ठीक, अब मैं प्रॉपर बात कर रहा था सर्टोली सेल की, क्या सर्टोली सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है टेस्टिस के अंदर। बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे सर्टोली सेल्स की। तो देखो सबसे पहला काम मैंने बता दिया था कि ये कौन सा, न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या होता है इसका, कि सर्टोली सेल्स बनने वाले जो नवनिर्मित स्पर्मेटोजोआ होते हैं ना, उनके लिए पोषण प्रदान करते हैं सर्टोली सेल्स, उनके लिए सपोर्ट प्रदान करती हैं, इसलिए इनको हमने सस्टेंटाक्युलर सेल कहा था। ओके, नेक्स्ट देखो अगली बात अपन कर लेते हैं कि सर्टोली सेल्स के अदर फंक्शन की बात करें तो जैसे देखो हम बात करें इनकी कि कुछ ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल, डेड, ठीक है, या डैमेज क्या होते हैं, स्पर्म। ठीक है, हम बात करें किसकी, कि कुछ असामान्य मृत या क्षतिग्रस्त क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ठीक है ना, तो उन सर्टोली सेल्स क्या करती हैं कि असामान्य टाइप के या जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए, डेड हैं या क्षतिग्रस्त स्पर्म हैं, इनका क्या करती है, वक्षण, यानी ये फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइट के रूप में काम करती है। किसके, स्पर्म के। कैसे स्पर्म के साहब, क्षतिग्रस्त स्पर्म हैं या हम बात करें डेड स्पर्म में, मृत शुक्राणु हैं। ठीक है, चलो अगला काम बात करते हैं हम अगले कार्य की। तो अगला फंक्शन इसका क्या होता है कि ये क्या करता है, ब्लड, टेस्टिस ब्लड बैरियर, सॉरी ये क्या बनाता है, टेस्टिस ब्लड बैरियर, यानी ये एक तरह से रक्त अवरोधक या बैरियर बनाती हैं। कौन, सर्टोली सेल्स। क्यों, देखो हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा जो ब्लड होता है ना, तुम्हें पता है ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है साहब, हमारी बॉडी की आर्मी। और बॉडी की आर्मी क्या होती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने वाली सेल्स होती हैं। ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेज हैं आदि। और इन सेल्स का काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में रहती हैं, और ब्लड में बाहर से आने वाली जो फॉरेन सेल्स होती हैं ना, विदेशी या बाह्य जो सेल होती हैं, उनको नष्ट करती हैं साहब, क्या, हमारे ब्लड में पाई जाने वाली क्या, लिम्फोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स या मैक्रोफेज हैं। ओके,
अच्छा, अब तुम्हें पता है कि जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म, क्या स्पर्म जन्म के समय से ही होते हैं हमारी बॉडी में? नहीं होते। यानी ये हम जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने के 13-14 साल बाद या 15 साल बाद बनती है ये सेल, अचानक नहीं। ठीक है ना? इसका मतलब ब्लड की जो आर्मी है या ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनके लिए ये सेल क्या कहलाएंगी? फॉरेन सेल कहलाएंगी। ठीक है? अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमारे चोट लग जाती है, हमारी स्किन होती है, तो वो भी तो देखो स्किन हमारे जन्म के समय से ही हमारे साथ है, ऐसा तो नहीं है जन्म के बाद त्वचा बनी हो। त्वचा ऑलरेडी है, बस हमारे कोई चोट लगती है तो उसकी जो सेल्स हैं वो वापस क्या होती है? रिजेनरेशन या पुनरुद्भवन या विभाजन द्वारा नई लेयर बनाती है। बट ये है तो जन्म से ही ना। लेकिन क्या शुक्राणु जन्म से ही होते हैं? नहीं होते। शुक्राणु तो हमारे जन्म के 14-15 साल बाद बनते हैं। तो ये फॉरेन सेल, इसलिए सर्टोली सेल्स क्या करती है? एक ब्लड बैरियर बनाती हैं, और ये ब्लड बैरियर है वो हमारी इम्यूनिटी सेल्स होती है, प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे किसकी? स्पर्म की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। ओके, नेक्स्ट काम देखते हैं टेस्टिस का। देखो इसके द्वारा एक विशेष इन्हिबिन प्रोटीनियस हार्मोन होता है। क्या होता है ये? प्रोटीनियस हार्मोन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, इस पर फोकस करोगे इन्हिबिन पर, ठीक है? अब देखो इन्हिबिन एक तरह से इन्हिबिटर का काम करेगा, संदमन का। क्या करता है देखो अपन बात कर लेते हैं कि इन्हिबिन का काम होता है कि हमारे शरीर में शुक्राणु निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है सब, अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ये शुक्राणु जनन को संदमित करेगा। अब आप कहोगे सर जब संदमित कर देगा तो फिर शुक्राणु जनन कैसे होगा? तो बेटा सुनिए, मैंने बताया कि ये संदमित करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन कब करता है? कि जब शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया एक निश्चित लिमिट को क्रॉस कर जाती है। यानी जब शुक्राणु निर्माण की क्रिया बहुत ज़्यादा, भाई हमारे शरीर में कोई भी चीज़ है एक नॉर्मल है तब तक ठीक होती है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब? उसके कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करने, मान लो इंसुलिन हार्मोन है बहुत ज़्यादा अगर स्रावित होता ही चला जाए तो हमारे शरीर में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसी प्रकार से जब शुक्राणु एक निश्चित लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये इन्हिबिट कहता है कि रुको, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे शरीर में इतने ही शुक्राणु चाहिए, उतना तुमने निर्माण कर लिया, अब रुक जाओ। इसका मतलब इन्हिबिन क्या करेगा? अनियंत्रित शुक्राणु निर्माण की क्रिया को कंट्रोल करता है, अनियंत्रित नहीं होने देता स्पर्मेटोजेनेसिस को। ओके, नेक्स्ट चलो। इसके द्वारा एक AMH, इसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। ओके, अब सुनिए, एंटी मुलेरियन, तुम्हें पता है एक मुलेरियन डक्ट होती है, जब भ्रूणीय अवस्था चल रही होती है, भ्रूणीय यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है या भ्रूणीय विकास चल रहा होता है, तो एक मुलेरियन डक्ट बनती है। और इस मुलेरियन डक्ट द्वारा हमारी बॉडी में किसका निर्माण? देखो इस मुलेरियन डक्ट द्वारा मेल में तो क्या बनता है साहब? सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय, और फीमेल में इसके द्वारा पता है क्या बनती है? ओविडक्ट। क्या बनती है? अंडवाहिनी। ठीक, अब भ्रूण था वो कैसा था? मेल था। मेल में भी मुलेरियन डक्ट है और फीमेल में भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि इस मुलेरियन डक्ट से सेमिनल वेसिकल भी का निर्माण ना होके ओविडक्ट का भी तो हो सकता है, ठीक है ना? अब वैसे तो मेल है लेकिन उसमें किसका निर्माण हो गया? ओविडक्ट का हो गया, तो वो प्रॉपरली मेल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब कि मेल के अंदर फीमेल के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता कौन? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या पाया जाता है? एक ABP भी स्रावित होता है सर्टोली सेल्स द्वारा। ABP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये ABP क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कैसे? देखो सुनो, मैंने बताया था कि टेस्टिस और टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके पास में अपन ने बात की थी सब इस तरह से अदर सेल। ठीक है, अपन देखते हैं यानी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ है,
एक यहाँ है, तो बीच में हमने बताया था इस सेल, ये इस प्रकार की सेल होती हैं, और इस प्रकार की सेल्स, इनको हमने क्या नाम दिया था? लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल्स के द्वारा क्या स्रावित हो रहा था? टेस्टोस्टेरोन। ओके, जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। अब तुम्हें पता है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित हो रहा है लीडिंग सेल्स द्वारा। अब इस टेस्टोस्टेरोन को फिक्स जगह पर ले जाना है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित तो किसके द्वारा हुआ? लीडिंग सेल्स के द्वारा। अब इसको क्या कहना है? फिक्स जगह पर ले जाना है। तो तुम्हें पता है कि लीडिंग सेल्स से टेस्टोस्टेरोन स्रावित हो रहा है, उसको फिक्स जगह पहुंचाना है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पहुंचाना है। रीजन, क्योंकि शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होनी है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होनी है। इसके अलावा हमें टेस्टोस्टेरोन को कहाँ पहुंचाना है? तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है ना, ये क्या करता है? इस टेस्टोस्टेरोन के साथ बॉन्ड बनाता है, या इसको अपने साथ जोड़ेगा, और जोड़कर इसकी कंसंट्रेशन वहां बढ़ाता है, या इसकी सांद्रता को वहां पर लेकर जाता है जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर है। तो याद रखना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में टेस्टोस्टेरोन है ना, ये विसरण विधि के द्वारा जाता है साहब, इसके अंदर जाता है। कहां? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो ये कार्य हो गया किसका? एबीपी का। तो तुम्हें पता है सर्टोली सेल्स के कितने कार्य होते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस होता है इसका हमारे टेस्टिस के अंदर। ठीक है ना? तो इसके बाद अब हम आगे अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए।